आज हम समास के विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए, समास एक ऐसा टॉपिक है जो कि 6 से लेकर 12 तक और इससे अधिक आगे भी क्लासेस में आता है, जो कि यूपी टेट और सी टेट के लिए हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। इसमें से 2-4 क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन 2 या इससे अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, इसे समास कहते हैं। देखिए, समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। क्या अर्थ है हमारा समास का? संक्षिप्त करना। तो देखिए, किसी चीज़ को हम छोटा करके लिखते हैं, उसको समास कहते हैं। जैसे कि नीला है जो कमल। तो देखिए, जो कमल नीला है उसको हम क्या बोलेंगे? नील कमल, यानी कि हम उसको नील कमल बोलेंगे। तो ये हमारा संक्षिप्त रूप तो हो गया। जब हमारा ये संक्षिप्त रूप हो गया, यानी कि हमारा ये समास कहलाएगा। तो देखिए, इसको हम समास बोलेंगे। आगे देखिए, समासपद क्या होता है? देखिए, समासपद जो होता है हमारा पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर बनता है। पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर हमारा समासपद बन जाएगा, उसको हम समासपद बोलेंगे। देखिए, समास विग्रह होता है हमारा इन दोनों को तोड़ना, यानी कि पूर्व पद को और उत्तर पद को अलग अलग करना, ये हमारा समास विग्रह हो गया। देखिए, नील कमल को हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे नीला है जो कमल, यानी कि ये हमारा समास विग्रह हो गया। और ये हमारा नीलकमल जो था ये हमारा समासपद हो गया। तो देखिए, समासपद मैंने आपको समझा दिया और समास विग्रह समझा दिया। देखिए, समास के कितने भेद होते हैं, समास के भेद समझ लेते हैं हम। देखिए, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन हम समास के कोई 5 कहता है, कोई 6 कहता है। तो देखिए, हम समास के यहाँ पर 6 भेद पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा है हमारा कर्मधारय समास, फोर वाला है हमारा द्विगु समास, फाइव वाला है हमारा द्वंद्व समास, और हमारा 6 है बहुव्रीहि समास। देखिए, सभी को पता है 6 भेद हैं, लेकिन इनकी पहचान कैसे होनी है, जो कि एक ट्रिक द्वारा है। तो देखिए, इनकी एक छोटी सी पहचान है, एक बार में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगी। पहला है अव्ययी भाव समास, यानी कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है। इसका होता है पूर्व पद प्रधान। इन तीनों का होता है हमारा उत्तर पद प्रधान। आपको पूरी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, और इतनी ही टाइम होता भी नहीं है कि हम तीनों अलग अलग सबकी डेफिनेशन याद कर पाएँ। देखिए, अव्ययी भाव में जहाँ पर पूर्व पद प्रधान होगा वह हमारा अव्ययी भाव समास होगा। जहाँ पर इन तीनों में हमारा उत्तर पद प्रधान होगा, किस में? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में ये उत्तर पद प्रधान होगा। उसके बाद हमारा द्वंद्व, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो देखिए, और इसमें बहुव्रीहि समास में हमारा कोई पद प्रधान नहीं होता, तो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटी सी है, डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन तीसरा पद प्रधान होता है। इसके अंदर हमारा तीसरा पद प्रधान होता है। तो ये आपने समझ लिया अच्छे से। अब हम इनके एक बार पहचान याद कर लेते हैं। तो देखिए, अव्ययी भाव की जो पहचान है हमारी, इसकी पहले की है यथा, भर, आ, यावत, हर, ये हमारे पहले के हैं अव्ययी के। अगर जहाँ पर हमारे ये शब्द आ रहे हो, यथा, भर, आवत, हर, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अनु, प्रति, हाथ, ऐसे शब्द आ रहे हो, वहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास होगा। आँख बंद करके हम वहाँ पर टिक लगा देना है कि हमारा ये अव्ययी भाव समास है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, प्रति प्लस दिन। तो देखिए, यहाँ पर हमारा प्रति शब्द आ रहा है, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। तो उसके बाद देखिए, हमारा तत्पुरुष शब्द, ये देखिए सबसे इजी समास है। इसमें 6 विभक्ति पद आते हैं हमारे, विभक्ति पद या विभक्ति कारक चिन्ह भी कह सकते हैं आप इन्हें। कारक चिन्ह आते हैं हमारे
तो देखिए जो 6 विभक्ति पद या 6 कारक चिन्ह आते हैं वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। देखिए कौन कौन से आते हैं इधर। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और है जी हमारा अधिकरण। ये हमारे 6 विभक्ति चिन्ह हो गए। जहाँ पर ये आएंगे वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होगा। सॉरी, हमारा तत्पुरुष समास होगा वहाँ पर। इसका चिन्ह है को, इसका के और के लिए, इसका है सॉरी से अलग होने के योग में। तो देखिए हमारे विभक्ति चिन्ह छोटे से ही बच्चा पढ़ता है 6 से लेकर संबंध में आएंगे का, के और की, और अधिकरण में आएंगे मैं और पर। तो देखिए हमारे जहाँ पर भी हमारे चिन्ह होंगे एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। इसका देखिए एग्जाम्पल, पहला उदाहरण देख लीजिए एक बार इनके। सॉरी, राजा, राजकुमार। अब हम इसको फाइंड करेंगे तो आ जाएगा हमारा राजा का कुमार। ये हमारा किसका हो गया, कर्म का पहला। कर्ण का देखिए भय से आकुल, भयाकुल लिख सकते हैं आप। भयाकुल को फाइंड करेंगे तो हो गया भय से आकुल। तो देखिए हमारा ये हो गया कर्ण। उसके बाद संप्रदान के लिए भी ऐसे ही हैं। देखिए स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर, तो उसको बनाएंगे हम स्नान घर। देखिए हमारे जो चिन्ह हैं, ये मौजूद जो चिन्ह हैं ये हमारे हर टॉपिक के अंदर आने चाहिए। अब देखिए अपादान का भी ऐसे ही हो जाएगा हमारा धन से हीन। जब कोई व्यक्ति धन से हीन होता है तो उसे लिखेंगे धनहीन, या पद से भ्रष्ट। तो देखिए हमारा चिन्ह आ रहा है। उसके बाद देखिए हमारा सॉरी षष्ठी तत्पुरुष यानी कि संबंध। तो देखिए इसमें राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। देखिए राजा का संबंध का से आ रहा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं राजपुत्र। यहाँ हमने समझाया था आपको पदभ्रष्ट, और यहाँ लिखिए राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। अधिकरण में शोक में मग्न यानी कि शोकमग्न, शोकमग्न, शोक में मग्न बहुत हो जाएंगे। आप पर बीती, आप बीती। देखिए आप इसको फाइंड करके अलग अलग करके तोड़ के देख लेंगे। जहाँ पर भी हमारे विभक्ति चिन्ह आते हैं वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। देखिए इसके बाद एक और तत्पुरुष समास में एक समास और आता है जो कि बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, नक समास। इसमें होता है हमारा निषेधात्मक सूचक चिन्ह आते हैं इसमें। जहाँ पर हमारे नकारात्मक यानी कि ना लगे हुए शब्द आएंगे वहाँ पर हमारा नक समास होगा। अब जैसे नापसंद, ये हमारा तत्पुरुष में आ जाएगा नक समास में। ठीक है, अनिष्ट, अनिष्ट यहाँ पर नकारात्मक बात आ रही है, यहाँ पर निषेधात्मक आ रही है पहचान, इसलिए यहाँ पर हमारा नक समास हो जाएगा। आगे देखिए कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय में और बहुव्रीहि समास में, इन दोनों में बहुत मतभेद रहता है। तो देखिए कर्मधारय, इसका उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारय समास का। अब हम कर्मधारय समास समझेंगे। इसका उत्तर पद प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है इसका, उत्तर पद प्रधान है। तो देखिए पहचान क्या है इसकी, विग्रह करने पर। पहचान समझ लीजिए एक बार, पहचान विग्रह करने पर। देखिए मैं आपको इन दोनों टॉपिक की पहले वालों की पहचान बता चुकी हूँ। अब इसमें विग्रह करने पर दोनों पद मध्य में हों। देखिए विग्रह करने पर दोनों पद मध्य में हो, मध्य यानी कि बीच में हो, मध्य में हो, तो वहाँ पर हमारा जो के समान ऐसा कोई शब्द आ रहा हो, सूचक शब्द। ये हमारा एक जो और ये के समान, ये हमारे सूचक शब्द हैं। ये दोनों हमारे सूचक शब्द हैं। जब ये दोनों शब्द आ रहे हों तो हमें समझ लेना चाहिए वहाँ पर क्या है, हमारा कर्मधारय समास। देखिए यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की तुलना भी दिखाई जाती है। विशेषण और विशेष्य की तुलना भी होती है। विशेषण विशेष्य आप समझते हो, विशेषण और विशेष्य की तुलना भी होती है यहाँ पर। तो देखिए आपको कर्मधारय समझना परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी कर्मधारय में। देखिए मैं इसका एग्जाम्पल बता दे रही हूँ आपको, एक उदाहरण। कमल के समान चरण यानी कि कमल के समान चरण। देखिए यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति की बात नहीं हो रही, कमल की बात हो रही है और चरणों की बात हो रही है जो कि कमल के समान है। तो यहाँ पर आपका हो गया
हम पहले इसको जोड़ के लिखेंगे चरण कमल। तो हमारा ये हो गया, चरणों की तुलना हमारी कमल से की रही है, विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष से हो रहा है यहाँ पर, तो हो गया हमारा चरण कमल। ठीक है, अब देखिए प्राणों के समान प्रिय, एक और देख लीजिए। देखिए जहाँ पर तीसरे की बात होती है वहाँ बहुब्री होता है, जहाँ पर सिर्फ दो की बात हो रही हो और समानता दिखाई जा रही हो वहाँ पर देखिए प्राणों के समान प्रिय। देखिए यहाँ पर समानता दिखाई जा रही है और के समान आ रहा है, तो हमारा हो गया प्राण प्रिय। ठीक है, तो ये आपको कर्मधारय पहचानने में आई थिंक बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। उसके बाद देखिए हमारा द्विगु समास। देखिए एक बार पहचान से समझ लेने के बाद आपको बिल्कुल भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार आप इसे अच्छे से देख लें, समझ लें, अच्छे से याद हो जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं सीटेट यूपीटेट के उच्च पढ़ें, 6 से लेकर 12 तक सब बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ट्रिक द्वारा समझाए गए हैं, एक बार में ही आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाएंगे। द्विगु समास, जिस पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो। देखिए ये तो बहुत ही ईजी है, संख्यावाचक यानी कि काउंटिंग। जब हमारे संख्यावाचक किसी में अगर 2, 4, 6 इस तरह की काउंटिंग की पहचान आ रही हो, वहाँ पर हमारी द्विगु समास होता है। तो इसका पूर्व पद जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है इसका भी, और यहाँ पर समास की गिनती की बात आती है। सबसे पहले आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ना उत्तर पद याद करने की, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हमारी संख्या होनी चाहिए। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए एक बार, कोई जरूरत नहीं है आपको डेफिनेशन याद करने की, ये डेफिनेशन का ही काम करेंगी। देखिए 7 दो पैरों का समूह, देखो ये देखो दो, ये ईजी है, 2 पैरों का समूह, 2 पैरों का समूह यानी कि 2 पैर। ठीक है, तो यहाँ पर काउंटिंग आ गई जो कि मैं भी आपको समझा रही थी, संख्यावाचक 2 पैरों का समूह। उसके बाद देखिए हमारा 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। तो देखिए 4 राहें यानी कि चौराहा बन गया, इसका चौराहा बन गया। तो देखिए यहाँ पर 4 की बात हो रही है, दोनों में काउंटिंग आ गई, तो इतना इजी समास है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है हमारा 5वां। द्वंद्व समास, इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, मैंने भी आपको पहले ट्रिक समझाई थी, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो देखिए इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसमें जैसे कि और या लगता है। अब जैसे हम इसको फाइंड करेंगे, तोड़ेंगे, इसको विग्रह करेंगे, समास के शब्दों का विग्रह करेंगे, तो यहाँ पर विग्रह करते में और या शब्द आएगा जब हम विग्रह करेंगे। तो देखिए एक उदाहरण देख लीजिए एक बार। देखिए नदी नाले, तो देखिए नदी और नाले। ठीक है, अब जैसे डैश लगा दो, माता पिता, माता पिता, तो देखिए माता और पिता। विग्रह करने पे आपका और लगेगा, अगर आप उसको पूरा लिखते हो समस्पद पद बनाकर, ये आपका समस्पद हो गया, ये आपका विग्रह हो गया। तो देखिए द्विगु पद बहुत इजी है, उसके द्विगु नहीं, द्वंद्व पद बहुत इजी है। उसके बाद हम बहुब्री पे आ जाते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला ये सवाल है और सबसे ज़्यादा आता भी यही है। तो देखिए हमारा ये बहुब्री समास है। बहुब्री समास में हम क्या करते हैं, इसका हमारा कोई पद प्रधान नहीं है, कोई पद, सबसे पहले तो इसकी पहचान यही है कि इसका कोई पद प्रधान है ही नहीं, लेकिन प्रधान नहीं है। तीसरा पद आता है अलग से आता है इसका तीसरा पद। जैसे देखिए लंबोदर, लंबोदर यानी कि लंबा है उधर जिसका गणेश। देखिए यहाँ पर लंबा है उधर जिसका, कौन है वो, देखिए यहाँ तो लंबोदर की बात हो रही थी, नाम तो था ही नहीं। अब यहाँ पर लंबा है उधर जिसका, अब यहाँ पर हमें तीसरा व्यक्ति लगाना ही पड़ेगा, तभी हम इसको क्लियर कर पाएंगे बहुब्री समास को, अन्यथा नहीं, हमारी बात अधूरी रह जाएगी। जिसका छोड़ देंगे, अगर देखिए जहाँ पर सिर्फ जिसका आता है वहाँ हमारा कर्मधारय होता है, और जहाँ पर तीसरे को लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है वो हमारा बहुब्री समास होता है। तो देखिए यहाँ पर गणेश हो गया। इसी तरह से दशानन, 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके।
तो क्या हो गया दशानन, सॉरी रावण। देखिए यहाँ पर जिसके 10 आनन हैं वो रावण हो गया। रावण लिखे बिना हम पहचान नहीं सकते कि 10 आनन किसके हैं। इसी तरीके से एक और देखिए पीताम्बर, पीला है वस्त्र या अंबर जिसका, वस्त्र या अंबर, अंबर भी वस्तु को ही कहते हैं जिसका, अर्थात कौन है, अर्थात बताइए, अर्थात विष्णु। ठीक है, विष्णु या कृष्ण लिख सकते हैं आप, कृष्ण लिख दीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये 3 हो गया, 3 शब्दों की ही विशेषता है। यहाँ पर अलग से जो तीसरा वर्ड आता है उसको ही हम बहुब्री समास कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको 6 समास फाइंड कर दिए हैं। अब एक बार इनमें आप अच्छे से अंतर समझ लीजिए। देखिए मैं आपको कब बता चुकी हूँ अंतर। देखिए पहले कर्मधारय और बहुब्री में अंतर, 2 टॉपिक रह गए हैं, अच्छे से समझ लें आप। देखिए अगर आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज़ गाइड्स मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए बहुब्री और कर्मधारय में अंतर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको समझना। तो देखिए पहला अंतर है इसका, देखिए अंतर समझिए अच्छे से। नीलकंठ, देखिए नीलकंठ आपका बहुब्री में भी आता है और कर्मधारय में आता है। तो देखिए नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, यानी कौन हुआ वो, इसमें पूछा नहीं है, बताना नहीं है हमें। तो ये हमारा सिर्फ तीसरे की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, सिर्फ हमारा उत्तर पद प्रधान है। नीलकंठ हमारा जो कंठ है वो प्रधान है हमारा, और किसकी कंठ की क्या विशेषता है, वो नीला है। तो देखिए मैंने अभी आपको समझाया था जहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बात हो, कंठ की विशेषता क्या है कि कंठ नीला है। जब कंठ नीला है तो ये कंठ की विशेषता हो गई। तो जब यहाँ पर कुछ बताया नहीं रहा, नीला है कंठ जिसका, बस इतना करके छोड़ दिया रहा, तो यहाँ हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए नीला है कंठ जिसका, अर्थात देखिए फिर दूसरा देखिए, नीलकंठ से हमारे बहुत कन्फ्यूज़न करने वाले होते हैं सवाल। नीला है कंठ जिसका, अर्थात जहाँ पर अर्थात लिखा हुआ आएगा, कौन है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। देखिए जब नीला है कंठ जिसका शिव हो गया, अर्थात शिव। तो आगे देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बहुब्री समास। जहाँ पर तीसरे व्यक्ति की बात आ गई अर्थात शिव की बात आ गई, तो यहाँ हो गया बहुब्री समास। तो देखिए आपको अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइड्स। आगे देखिए द्विगु और बहुब्री समास में अंतर, द्विगु और बहुब्री समास में अंतर। तो देखिए द्विगु और बहुब्री में क्या होता है, द्विगु के अंदर आते हैं गिनती, द्विगु के अंदर हमेशा गिनती आती है, संख्यावाचक, ठीक है। और बहुब्री के अंदर क्या आती है, तीसरे की बात, ये तो आपको पता ही है, तीसरे की बात होती है यहाँ पर। तो देखिए 4 भुजाओं का समूह, यहाँ पर एक है 4 भुजाओं का समूह, ठीक है। तो हो गया हमारा द्विगु समास, यानी कि हम इसको चतुर्भुज को फाइंड कर रहे हैं, चतुर्भुज को हम फाइंड कर रहे हैं। 4 भुजाओं का समूह हो गया चतुर्भुज। और दूसरी तरफ से अगर हम चतुर्भुज को देखेंगे, तीसरे की बात हो रही है, तो 4 भुजाओं अर्थात जिसकी 4 भुजाएं हैं, जिसकी अर्थात कौन है हमारा, विष्णु, अर्थात विष्णु। इनकी 4 भुजाएं हैं, तो चतुर्भुज इनको ही बोलेंगे, इनको भी। तो यहाँ पर काउंटिंग की इम्पोर्टेंस है। तो देखिए अच्छे समझ में आ ही गया होगा आप लोगों के। अब देखिए आगे अगर आपको कोई भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मैं आपके लिए एक से एक अच्छा वीडियो बनाकर लेके आऊँ। देखिए लाइक सब्सक्राइब करने से बनाने वाले का हौसला बढ़ता है, और उसको आगे के लिए तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको एक मौका और मिल जाता है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे मुझे बताएं मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको किस किस प्रकार के किस किस तरीके की वीडियो चाहिए।